नमस्कार दोस्तों संविधान के अंतर्गत आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि समझो पूरे संविधान की जान है। और इस टॉपिक को पढ़ने में मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत परेशानी होती होगी। और ये टॉपिक ऐसा है जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। और इससे संबंधित जो संविधान संशोधन विधेयक या अधिनियम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आज आपको पढ़ाने वाले हैं। और ये समझिए कि जो ये आज का चैप्टर है, आज का अध्याय है, ये जो है बहुत मतलब बता नहीं सकते कितना इंपॉर्टेंट है। ये आप स्वयं देखेंगे कि क्यों ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्थानीय सरकार के बारे में, ठीक है, या स्वशासन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, या फिर हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लोकतंत्र आपको पता है कि जहां पर जो है जनता द्वारा जनता पर शासन होता है। ठीक है, और मतलब लोकतंत्र वहां पर होता है जहां पर जो है जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। ठीक है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। और इस लोकतंत्र का किस तरह से विकेंद्रीकरण किया गया है, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है, इस बात को आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें दो टॉपिक प्रमुख हैं, एक है पंचायती राज और दूसरा होगा हमारा नगर निगम। ठीक है, यानी जो पंचायती राज है ये बेसिकली जो हमारी ग्राम पंचायत है या जो हमारी जो ग्रामीण जनसंख्या है उससे संबंधित है। और जो नगरीय यानी कि नगर निगम होगा वो हमारी जो नगरीय जनसंख्या है या शहरी जनसंख्या है उससे संबंधित होगा। ठीक है, दो चैप्टर्स में होंगे, एक होगा पंचायती राज जो आज हम पढ़ने वाले हैं और दूसरा होगा नगर निगम। ठीक है, और इससे संबंधित दो संविधान संशोधन अधिनियम भी है। पता होना चाहिए आपको, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि अपने आप में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट वो संविधान संशोधन माने जाते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज से संबंधित है जो कि 1992 में आया था, और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नगर निगम से संबंधित है और वह भी 1992 में ही लागू किया गया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि पंचायती राज क्या होता है, स्थानीय सरकार क्या होती है, ग्राम स्तर पर इनका जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किस प्रकार से किया गया है, जनता की सहभागिता इसमें किस प्रकार से बढ़ाई गई है, और जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कौन कौन सी इससे संबंधित समितियां हैं, ये बहुत पूछा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति है, ठीक है, और अशोक मेहता समिति है, जीवी के राव समिति है, सिंघवी समिति है, इन समितियों के बारे में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़िएगा, साथ ही इसका नोट्स भी बनाइएगा। मैं आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जिनसे आप अभी तक अनभिज्ञ रहे होंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि पंचायती राज होता क्या है। ठीक है, तो पंचायती राज का अभिप्राय क्या है कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति। ठीक है, स्वशासन से मतलब होता है कि जनता द्वारा अपने स्वयं के ऊपर शासन करना। ठीक है, और ग्रामीण स्तर पर यानी कि स्थानीय स्तर पर स्वशासन पद्धति है उसे पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। और इसका अगर अर्थ निकालें तो कहेंगे हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी कि हमारे सिर्फ एक सरकार नहीं है, त्रिस्तरीय सरकार है। ठीक है, यानी कि एक जिला स्तर पर सरकार होती है, एक पंचायत स्तर पर होती है और एक ग्राम स्तर पर सरकार होती है। इसी को कहा गया है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी कि एक ही जगह एक ही स्थान पर एक ही व्यक्ति के हाथ में पूरी सत्ता नहीं है, इसको हस्तांतरित कर दिया गया है, निचले स्तर तक इसको विकेंद्रीकृत कर दिया गया है। और अगर इसका अर्थ देखें तो कहें जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करना। ठीक है, यानी कि बिल्कुल जनता की भागीदारी हो, यानी कि जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा हुआ है उसकी भी हमारे इस लोकतंत्र में भागीदारी हो। जो व्यक्ति जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ है, यानी कि जो हमारे जो सिस्टम का अंतिम पायदान है उस पर जो व्यक्ति है वो भी हमारे सिस्टम में भागीदार बन सके, इसीलिए इसको कहा गया है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करना, ताकि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति की इस सिस्टम में सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे है। भारत में जो स्थानीय स्वशासन है, इस पद्धति है, इसके जनक कौन है? लॉर्ड रिपन है। ठीक है, इनका कार्यकाल 1882 का माना जाता है। तो लॉर्ड रिपन को यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन है। ठीक है, और आपको पता है कि अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 कहा जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी है, उनमें अनुच्छेद 40 में बताया गया है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में, कि ग्राम पंचायतों का गठन किस प्रकार से किया जाएगा और किस प्रकार से उनकी संरचना होगी। ठीक है,
अब दोस्तों ये समझिए कि पंचायती राज और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ये सिस्टम क्यों लाना पड़ा, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इसको लाने की आवश्यकता पड़ी। तो आपको पता होना चाहिए कि जब सरकार हमारी बनी थी पहली बार, तो सन 1952 में 1952 में तत्कालीन सरकार ने एक कार्यक्रम लागू किया था और जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, यहां से शुरुआत होती है पंचायती राज सिस्टम की। बिल्कुल एकदम ध्यान से समझिए, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि 1952 में तत्कालीन सरकार के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया। और ये कार्यक्रम क्यों लागू किया गया, इसका मकसद क्या था, तो ये भी समझिए, मैंने 2 लाइन में लिखा हुआ है कि ऐसा कार्यक्रम जिसके द्वारा नवीन साधनों की खोज करके ग्रामीण समाज के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाया जा सके। कैसे, यानी कि एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके द्वारा नवीन साधनों की खोज की जाए और जो ग्रामीण जीवन है उसके सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन लाया जा सके, उनके जीवन को और अच्छा बनाया जा सके। इसलिए सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लॉन्च किया। ठीक है, अगर दो शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास। ठीक है, जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनके जीवन का सर्वांगीण विकास करने के लिए सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया। कार्यक्रम आ गया, ठीक है, और ये कार्यक्रम जो है क्या हुआ, 5 साल तक चलता था। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब 5 साल तक कार्यक्रम चला तो सरकार ने ये देखने के लिए कि जो हमने कार्यक्रम लॉन्च किया था, लागू किया था, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो वो है कितना सफल रहा, उसके आउटपुट क्या हुआ, उसके रिजल्ट क्या मिला, क्या जिस पर्पज से हम लाए थे वो पर्पज हल हुआ, क्या हमको उचित रिजल्ट मिला, क्या वास्तव में जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं क्या उनके जीवन में सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास हुआ। यही सब जानने के लिए सरकार ने क्या किया, सबसे पहले एक समिति का गठन किया और उस समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। किसके लिए, इस कार्यक्रम को जांचने के लिए, इसकी भूमिका को जांच करने के लिए कि वास्तव में जिस काम के लिए, जिस पर्पज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए कार्यक्रम लागू किया गया, क्या वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हुआ। इसकी जांच करने के लिए जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसे बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जाना जाता है। और ये समिति पंचायती राज सिस्टम में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में एक अपनी प्रमुख भूमिका निभाती है और इसी को हम आज तक पढ़ते आए हैं। ठीक है, आपने नाम सुना होगा। चलिए, तो इसका काम क्या था, इसका काम यह था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए। ठीक है, यानी कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा कार्य किए गए हैं उनकी जांच करें और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए, मतलब और अच्छे ढंग से काम किया जा सके, इसके उपाय खोजने के लिए इस समिति का गठन किया गया। ठीक है, कि मतलब इस कार्यक्रम को और अच्छे से चलाया जाए, ऐसा क्या परिवर्तन किया जाए, ऐसा क्या चेंजमेंट किया जाए कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है उसमें और भी अच्छा किया जा सके। तो इस समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। जनवरी में गठन हुआ था, नवंबर में क्या हुआ, इसने अपनी सरकार को रिपोर्ट सौंप दी और क्या सुझाव दिया, सुझाव ये दिया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की जाए। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति ने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की जो है सलाह दी थी और स्थापना का जो है सुझाव दिया था सरकार को कि इस तरह से किया जाए। और वो किस तरीके होगी, जिला स्तर पर जिला परिषद होगी, क्षेत्र स्तर पर पंचायत समिति होगी और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए। ठीक है, ये जो है 3 प्रकार की त्रिस्तरीय उन्होंने पंचायत समिति के लिए सुझाव दिया था सरकार को। ठीक है, फिर क्या हुआ, इनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया, यानी कि नवंबर में रिपोर्ट सौंपी, नवंबर 57 रिपोर्ट दी और जनवरी 1958 में इनकी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार करके 2 अक्टूबर 1959 को देश में पहली बार पंचायती राज की स्थापना की गई। ये डेट आपको याद रखनी है, 2 अक्टूबर 1959 को देश में पहली बार पंचायती राज की स्थापना की गई। कहां पर, राजस्थान के नागौर में। ठीक है, स्थान याद रखना, आपने याद भी होगा, बहुत सारे लोगों को आपने पढ़ा होगा कि 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में, राजस्थान के नागौर में पंचायती राज सिस्टम की सबसे पहले स्थापना की गई। ठीक है, ये पहला राज्य है कौन सा, राजस्थान, जहां पर पंचायती राज की स्थापना की गई। नागौर में
2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। और इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य भी पूछा जाता है, तो वो था आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। तो ये जो बलवंत राय मेहता समिति है बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। कभी डेट पूछ दी जाती है, कभी स्थान पूछ दिया जाता है, कभी दूसरा राज्य पूछ दिया जाता है, ठीक है। या कितने स्तर की, तो 3 स्तर की थी, जिला परिषद, क्षेत्र पंचायत और क्षेत्र पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ठीक है। 3 स्तर की उन्होंने सुझाव दिया था। इसके बाद एक समिति का और गठन होता है, ठीक है, इसी की जांच के लिए। उसका नाम है अशोक मेहता समिति, ठीक है। दूसरी समिति थी अशोक मेहता समिति। इसका गठन होता है दिसंबर 1977 में। उसमें जो भारत में सरकार थी वो थी जनता पार्टी की सरकार थी, ठीक है। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? अपनी रिपोर्ट अगस्त 1978 में इसने अपनी सरकार को रिपोर्ट सौंप दी, ठीक है। और रिपोर्ट सौंप करके सुझाव क्या दिया? इन्होंने सुझाव दिया था द्विस्तरीय पद्धति का, ठीक है। यानी कि जो हमारी जो पंचायती राज प्रणाली है वो कैसी होनी चाहिए? 2 स्तरीय होनी चाहिए। और इन्होंने कैसा दिया था? बलवंत राय मेहता ने इन्होंने 3 स्तरीय बताया था, ठीक है। तो परीक्षा में प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? तो वो है अशोक मेहता जी। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया था, एक जिला स्तर पर और एक ग्राम स्तर पर। इन्होंने बीच वाली को हटा दिया था, बीच वाली पंचायत समिति का सुझाव नहीं दिया था। एक जिला स्तर पर होनी चाहिए और एक सीधे नीचे यानी कि ग्राम के स्तर पर होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या हुआ? इन्होंने सुझाव तो दे दिया, लेकिन उसी समय क्या हुआ कि जनता पार्टी सरकार गिर गई और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। सरकार भंग हो गई, सरकार गिर गई, ठीक है, और सरकार का विघटन हो गया। इसलिए इनके सुझावों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। फिर क्या हुआ? कुछ समय बाद क्या होता है? एक समिति और गठित होती है, तीसरी जीवी के राव समिति, ठीक है। जीवी के राव समिति गठित होती है कब? 1985 में इसका गठन होता है। और इसका गठन किया गया है योजना आयोग के द्वारा। यह आपको याद रखना है, ठीक है, कि ये सरकार ने नहीं गठन किया था, ये योजना आयोग ने गठन किया था इस समिति का 1985 में। और इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी 1988 में, ठीक है। 1988 में रिपोर्ट सौंप दी थी। इसने क्या सुझाव दिया था? इसने सुझाव दिया है कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में जिला परिषद की सशक्त भूमिका होनी चाहिए। बस इतना सुझाव दिया था, बहुत ज्यादा कोई विशेष नहीं था। कि जो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है उसमें जो जिला स्तर है, यानी जो जिला स्तर है, ये जिला परिषद है, इसकी एक सशक्त भूमिका होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या हुआ? इसके बाद एक समिति और गठित होती है, चौथी, और उसका नाम है LM सिंघवी समिति, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, LM सिंघवी समिति। गठन इसका 1986 में होता है। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी सरकार, उन्होंने इसका गठन किया था। और इसने सुझाव दिया था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने एवं उनके संरक्षण की आवश्यकता। याद रखना आपको, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, संवैधानिक। अभी तक क्या किसी भी समिति ने इन पंचायतों को या पंचायती राज सिस्टम को या इन पंचायत समितियों को संवैधानिक दर्जा देने की बात नहीं कही थी। ML सिंघवी ऐसी पहली समिति है जिसने इन सिस्टम को, इन पंचायतों को, इन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक यानी कि संविधान में इसका वर्णन किया जाए, संविधान में इसको स्थान दिया जाए, संवैधानिक व्यवस्था की जाए, इन्होंने ऐसा पहली बार सुझाव दिया था। इसलिए प्रश्न बन जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात किस समिति ने कही थी? तो वो समिति है LM सिंघवी समिति, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले संवैधानिक दर्जा देने की बात किसने कही थी? ML सिंघवी समिति ने कही थी, ठीक है। और इन्होंने सुझाव दिया था कि न्याय पंचायतों की भी स्थापना की जाए, ठीक है। इसके बाद 2 समितियां और बनाई जाती हैं, एक है थंगुन समिति और एक है गॉडगिल समिति, ठीक है। थंगुन समिति और गॉडगिल समिति, इन दोनों का गठन 1988 में हुआ था। इन्होंने कोई विशेष बात नहीं की, बस इन्होंने भी, इन दोनों समितियों ने भी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था, ठीक है, कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ठीक है। लेकिन इनके बाद तो सबसे पहले पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात किसने कही है? LM
सिंघवी समिति ने सबसे पहले कही है, इसलिए यहां से प्रश्न 100% बनना ही बनना है और ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा एलएम सिंघवी समिति और थंगुन और गॉडगिल समिति ने भी संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, तो इन्हीं के आधार पर, इन समितियों के आधार पर जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसको उसका संवैधानिकरण कर दिया गया और उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। इस संवैधानिक दर्जा देने की क्या प्रक्रिया थी, कैसे संवैधानिकरण किया गया है, इसको हम समझ लेते हैं। तो उसमें क्या हुआ, उसमें जो शासन में कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार ने सितंबर 1991 में एक विधेयक पेश किया, यही पंचायती राज विधेयक पेश किया। ठीक है, कब, सितंबर 1951 में 91 में ये विधेयक पेश किया। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे श्री पीवी नरसिम्हा राव और जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री या तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, तो 1991 में ये विधेयक पेश किया गया और ये विधेयक क्या हुआ, चूंकि सरकार जो है बहुमत में थी तो इस विधेयक को पास करा लिया गया और यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन 1992 के रूप में पारित हुआ। क्या बन गया, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में इसको पारित कर दिया गया और ये जो विधेयक था वो बन गया, अब अधिनियम बन गया, संविधान संशोधन बन गया। ठीक है, और 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू कर दिया गया। दोस्तों डेट याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1993 को क्या लागू हुआ, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 24 अप्रैल को क्या है, पंचायती दिवस रूप के मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अधिनियम कौन सा, 92 है, लेकिन लागू कब हुआ, 93 में लागू हुआ। ठीक है, और ये पढ़ेंगे जो 74वां संविधान संशोधन है वो भी 1992 में पारित हुआ था, लेकिन लागू वो भी 1993 में ही हुआ था और वो किससे संबंधित है, वो नगर पालिका और नगर पंचायत से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ये देख लिया कि पंचायती राज सिस्टम क्या है। ये तो हमने आपको पंचायती राज की भूमिका बताई है कि किस प्रकार से पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया, कितने स्तरीय था, किस समिति ने क्या सुझाव दिया, ये सारी बातें आपने जानी। ठीक है, हमने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू भी करवा दिया है। अब ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है क्या, इसमें क्या क्या बातें थी, चूंकि काफी बड़ा है, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाता, काफी चीजें छूट जाती, इसलिए 73वां संविधान संशोधन विधेयक एक स्पेशल वीडियो आपको हम देंगे, उसमें पूरी बातें A to Z, चूंकि प्रश्न वहां से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तो सारी बातें आपको उस बारे में बताएंगे। तो अगले वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके बाद नगर निगम नगर पालिका पढ़ाएंगे, इसके बाद 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पढ़ाएंगे। और हमारा इस तरह से ये जो स्थानीय सरकार है या जो स्वशासन सरकार है, ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3, 4, 5 प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से नोट्स बनाइए और पढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के साथ।